हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और इस वीडियो में इस सीरीज का हम लोग सेट नंबर 36 कवर करेंगे। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। क्यूआर कोड की मदद से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब बढ़ेंगे हम लोग वीडियो में आगे और करेंगे प्रश्नों को। सेट नंबर 36 का पहला प्रश्न है, इन 4 विकल्पों में से सही कथन का चयन करना है। विशिष्ट प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है प्रतिरोधकता, ठीक है, जो R बराबर रो L बाई ए है। इसमें L लंबाई है, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो रो है इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, यानी कि रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो ये जो रो है आप जानते हो ये केवल टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो ये हमारा कहना जो है गलत हो जाएगा। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये जो A है ये लंबाई के समानुपाती है और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके ये व्युत्क्रम अनुपाती है। तो ये हमारा सही है। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। लंबाई पर तो निर्भर करता है लेकिन घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि वही रेजिस्टिविटी यानी कि ये रो सभी सुचालकों के लिए समान होता है, तो ये भी कहना गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों में अधिक रक्तस्राव होता है? अधिक रक्तस्राव तब होगा जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त का थक्का अगर नहीं बनेगा तो रक्त बहता रहेगा, रक्तस्राव होता रहेगा घाव से। तो रक्त का थक्का बनाने में जो मदद करता है वो है विटामिन के, प्लेटलेट्स एंड कैल्शियम। ये मैं आपको बता चुका हूँ। विटामिन के हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया? पहला बी विटामिन था। थाइमिन जो है ये रासायनिक नाम है विटामिन B1 का। राइबोफ्लेविन ये रासायनिक नाम है विटामिन B2 का। बायोटीन विटामिन B7 है। फोलेट या फिर फॉलिक एसिड ये विटामिन B9 है। तो इन चारों बी विटामिन में से कौन सा विटामिन है जो 1897 में खोजा गया था? तो ये है हमारा थाइमिन, विटामिन B1। जो शब्द है विटामिन, ये शब्द विटामिन दिया था 1912 में फंक ने। बी विटामिनों में सबसे पहले विटामिन B1 का पता 1897 में लगा था और यह पता आइकमैन ने लगाया था पॉलिश चावल से। हाँ, ये जो थे ना, ये आइकमैन जो थे ये बेरी के इलाज ढूंढ रहे थे। थाइमिन की कमी से बेरी होता है ये हम लोग आज जान रहे हैं, लेकिन जब पता नहीं था कि बेरी जो बीमारी है ये थाइमिन की कमी से होती है, उस समय ये इलाज ढूंढ रहे थे और इनको देखा एक केमिकल चावल में कि एक ऐसा केमिकल है जो इस बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन ये आइसोलेट नहीं कर पाए थे, यानी कि इस विटामिन को ये निकाल नहीं पाए थे। इस विटामिन को सबसे पहली बार प्राप्त किया फंक ने और उसके बाद ही इन्होंने विटामिन शब्द दिया था। यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है, तो ये तो सही है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसके बाद हेपेटाइटिस B जो विषाणु है ये STD के लिए जिम्मेदार है। तो ये HIV, HPV और हेपेटाइटिस B वायरस जो है ये सारे जो है बीमारी करते हैं और ये सारे जो है आपके होते हैं यौन संचारित बीमारी। तो ये भी सही है, दोनों कथन सही है। कथन A और B दोनों सही है। B हमारा आंसर। जो मोस्ट कॉमन आपके यौन संचारित बीमारियां हैं उनमें है क्लेमाइडिया बैक्टीरिया के कारण, गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण, सिफिलिस बैक्टीरिया के कारण, हर्पीज जो कि होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण, जेनाइटल वार्ट्स ये होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। एड्स तो आप जानते ही हो HIV के कारण होता है और हेपेटाइटिस B जो कि हेपेटाइटिस B वायरस के कारण होता है। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, यानी कि वन लगाने के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो बाढ़ को रोकते हैं, ये सही है। वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित कर सकता है, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है इसको बैलेंस कर सकता है, तो ये भी सही है। जो वन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। वनों को कटाई इससे हमारा जो इकोसिस्टम का बैलेंस है ये बिगड़ सकता है। साथ ही जो वन होते हैं, घने पेड़ पौधे जो होते हैं वो पानी को रोकते हैं, बाढ़ को रोकते हैं, तो यहाँ भी दोनों जो है हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? निम्नीकृत करने का मतलब हो गया अपघटन, ठीक है, अपघटन, डिग्रेड कर देना,
डिकम्पोज कर देना। अपरत को सरल अकार्बनिक पदार्थों में, अपरत जो है ये वेस्ट है लेकिन ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये कार्बनिक वर्ज्य पदार्थ है, तो इसका अपघटन कर सरल अकार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देगा। अपघटन के लिए 2 जीव जाने जाते हैं, एक तो फंजाई कवक और दूसरे होते हैं आपके बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया विकल्प में है नहीं, तो कवक के एंजाइम हमारा आंसर हो जाएगा। कवक कैसे अपघटन करेगा? अपने एंजाइम को सिक्रीट करके। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे आरबीसी में होता है। देखो यहाँ पर दिखलाया गया है आरबीसी को तोड़ करके कि इसमें हीमोग्लोबिन है। इसमें जो हीम वाला पार्ट है इसका मतलब होता है लोहा, आयरन, और ये जो ग्लोबिन है ये है प्रोटीन। तो कभी पूछ दे हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन है, तो नाम में ही छुपा है ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सी धातु है, तो लोहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। ये हमारा आंसर। वर्ष 1787 में किसी नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने से उसका आयतन भी घट जाता है। परम तापमान का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन में जो टेम्परेचर बताते हैं उसी को हम लोग परम तापमान बोलते हैं, अब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ये नियम हमें कहता है कि जो V है और जो T है, यानी जो आयतन है गैस का और जो उसका परम तापमान है, उसमें सीधा संबंध है। तापमान बढ़ाएंगे गैस का आयतन बढ़ जाएगा, तापमान कम करेंगे गैस का आयतन कम हो जाएगा। तो ये चार्ल्स का नियम है। देखिए मैंने सेपरेट वीडियो आपको करवाया हुआ है गैस के नियम के ऊपर, MCQ के साथ सारे गैस के नियम मैंने कवर किया हुआ उसमें। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जब भी टाइम मिले आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं। ये सवाल भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। आज के जो भी आप सवाल देखने वाले हो इस वीडियो में वो सारे आपके पूछे हुए हैं SSC CGL, ठीक है, Tier 2 2023 में जो पेपर हुआ था मार्च 2023 में जो Tier 2 का पेपर हुआ था SSC CGL का, उसमें ये सारे सवाल पूछे गए थे जो आप आज करने वाले हो। तो चार्ल्स का नियम ये है। वहीं आयतन और दाब में उल्टा संबंध है। ये बॉयल का नियम है कि हम दबाव बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का आयतन कम हो जाएगा, दबाव हम कम करेंगे तो गैस का आयतन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बॉयल का नियम है और ये चार्ल्स का नियम है। जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है, लोकोमोशन में सहायक है? कौन सा वो फाइलम है जिसका नामकरण ही इस आधार पर किया गया है कि उनके जीवों के त्वचा पर कांटे होते हैं? याद करो मैंने आपको बताया हुआ है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है कांटे, स्पाइन, और डर्मेटा का मतलब त्वचा। कांटेदार त्वचा जो है इनके जीवों में पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इकाइनोडर्मेटा के ऊपर अगर सवाल पूछा जाएगा तो ये मानकर चलो इस टेबल से बाहर नहीं आएगा। बहुत कम चांस है कि इकाइनोडर्मेटा के ऊपर सवाल पूछे और यहाँ से आपका न टकराए। जो इकाइनोडर्मेटा के जीव होते हैं उनके त्वचा पर कांटे होते हैं, स्पाइनी स्किन। सारे के सारे समुद्री होते हैं, ये याद रखिएगा, सारे के सारे समुद्री होते हैं। ये कोडेटा से जस्ट पहले वाला फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। सारे के सारे जो होते हैं मरीन होते हैं, यानी कि समुद्री होते हैं। अब देखो सिमेट्री यानी कि सममित, इनमें कैसी सममित होती है? तो जो आपके वयस्क जीव होते हैं इनके, उनमें अड़ीय सममित होता है, और जो लार्वा स्टेज होता है इनका, उनमें द्विपार्श्व सममित होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। ये सारे त्रिकोरिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, सिलोमेट होते हैं। इनमें देखो एक बहुत ही खास फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है जल संवहन नाल तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। देखो एक और फाइलम है जहाँ ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, बता सकते हो कौन सा? जो पहला फाइलम है पोडीफेरा। पोडीफेरा इनमें भी जो है ना ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। और इसके अलावा एक है इकाइनोडर्मेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है देखो ये सहायक है लोकोमोशन में, चलन में, जो यहाँ पर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, और श्वसन में भी ये सहायक है। इनमें देखो उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें अब्सेंट होता है, उत्सर्जन तंत्र इनमें नहीं पाया जाता। ये सारे जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यानी नर जीव अलग होंगे, मादा जीव अलग होंगे। इनमें जो प्रजनन है वो लैंगिक होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है।
एग्जाम्पल जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टार फिश, तारा मछली, समुद्री अर्चिन, समुद्री लिली, समुद्री खीरा, सी कुकम्बर और ब्रिटल स्टार। तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में इतने सारे पॉइंट जो आप याद रखो और बिंदास रहो, इकाइनोडर्मेटा के ऊपर सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरण का सही क्रम क्या है? अब घटते हुए क्रम में हमें बताना है इन विकिरणों को आवृत्तियों को देखते हुए। तो देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें गामा रे है, एक्स रे है, अल्ट्रावायलेट रे है, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे। तो इसे आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो GXUVIMR। जब हम जाएंगे गामा रे से रेडियो वेव की तरफ तो तरंग दैर्ध्य जो है ये बढ़ती है, जो ऊर्जा है विकिरणों की घटती है और जो आवृत्ति है ये भी घटती है। तो हमें क्या है कि घटते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले हम उसे लिखेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, जो ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है वही है ये। अब यहाँ पर मिलान कर लो। एक्स किरण का देखो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अवरक्त किरण यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंफ्रारेड वेव, सूक्ष्म तरंगे एम हो जाएगा, रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो वेव यहाँ। तो ये हमारा सही है, बाकी सब जो है गलत है, आप चेक कर लेना। यौगिक के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो OH मिलेगा एल्कोहल में, कीटोन में आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O और एल्डिहाइड में मिलेगा CHO। एथेन में आपको कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ये एथेन है ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। हमारा आंसर यहाँ पर B हो जाएगा। वैश्विक तापमान यानी कि वैश्विक तापन, ठीक है, वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। क्या कथन है? वैश्विक तापन मानव गतिविधियों, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापमान है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो है ये धरती से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिसके कारण पृथ्वी का जो वायुमंडल है या फिर बोल दो जो पृथ्वी है वो गर्म रहती है और यहाँ के जीव जंतु जो है सर्वाइव कर पाते हैं। अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, अगर ऊष्मा का अवशोषण ये नहीं करती, तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि यहाँ के जीव जंतु मर जाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैस मात्रा में ज़्यादा हो जाए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन जीवाश्म ईंधन हम जितना ज़्यादा जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का या फिर किसी भी ग्रीन हाउस गैस का जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो धरती से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करेगी, तो पृथ्वी को जितनी गर्म होनी चाहिए उससे वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बढ़ेगा, वैश्विक तापन जो है ये बढ़ेगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस की मात्रा जो है बढ़ेगी। वैश्विक तापमान जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। तो ये भी सही है, आपने अक्सर सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा या फिर आपने डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर देखा होगा कि आने वाले टाइम में पृथ्वी जो है इतनी गर्म हो जाएगी कि बर्फ़ जो है पिघलने लग जाएगा, समुद्र में पानी का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि समुद्र किनारे जो भी शहर है वो सारे डूब जाएंगे। कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये दोनों कथन तो सही है, कथन ए और बी दोनों सही है। उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो शैवाल कहा जाता है थैलोफाइटा समूह के अंदर आने वाले पादप को। ये आपके मुख्य रूप से जलीय होते हैं, लेकिन ये आपको स्थल पर भी दिख जाएंगे जहाँ थोड़ी बहुत नमी हो। इनकी शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं है, कहने का मतलब इनमें वास्तविक जड़ तना और पत्तियाँ नहीं पाई जाती है। तो थैलोफाइटा या फिर एल्गी बोलते हैं हम। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखिए। ये आपके मेनली एक्वेटिक होते हैं, नदी जल में भी और समुद्री जल में भी ये पाए जाते हैं। इनके अलावा जो इनका स्थान है, देखो ये नम पत्थर हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, लकड़ी हो सकता है, कवक के साथ लाइकन के रूप में, और कुछ जंतु के ऊपर भी ये पाए जाते हैं, जैसे कि स्लोथ बियर। इनके ऊपर जो एल्गी है ये ग्रो करते हैं। स्लोथ बियर जानवर है। एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, तो ये खाना अपना खुद से बनाते हैं, सपोषी होते हैं।
शरीर जो है इनका थैलॉइड होता है। कहने का मतलब इनमें रियल रूट, स्टेम एंड लीव्स जो है ये अब्सेंट है। वास्तविक जड़ तना पत्तियाँ अनुपस्थित है। जाइलम और फ्लोएम नहीं है तो हम बोलेंगे संवहनी उत्तक जो है इनमें नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कि यूलोथ्रिक्स है, वॉल्वॉक्स है, फ्यूकस है, लेमिनेरिया है, ये सारे। नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सिबोर के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिबोर्गियम नाम दिया गया है? तो डी ब्लॉक में हमारा एक तत्व है जिसका नाम है सिबोर्गियम। एटॉमिक नंबर 106 है, सिंबल ये है, डी ब्लॉक में है ये। तो सिबोर्गियम ये एक संश्लेषित तत्व है और इसका जो नामकरण है ये किया गया है ग्लेन टी सिबोर के सम्मान में, सिबोर्गियम, सिबोर के सम्मान में सिबोर्गियम तत्व जिसकी परमाणु संख्या 106 है। 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो यह है F.E. फ्रिच। F.E. फ्रिच इनकी एक किताब भी है, नाम है द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, यानी शैवालों के संरचना और प्रजनन के बारे में इस किताब में डिटेल जो है दिया गया है। तो ये है F.E. फ्रिच। एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक समान त्वरण, त्वरण बराबर होता है v - u डिवाइडेड बाई t। एक समान त्वरण यानी कि त्वरण जो है एक समान है, चेंज नहीं हो रहा है। इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वेग में जो परिवर्तन है वो समान रूप से हो रहा है, यानी कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन जो है समान है, या फिर एक समान त्वरण। इनके बारे में कौन सा कथन सही है? तो एक समान त्वरण का जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है हमारा डी। मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है एक समान त्वरण के लिए। मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का मतलब वस्तु गिर रही है और उसके ऊपर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही काम कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं मुक्त रूप से गिरना। केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जो है वो नीचे अगर वस्तु गिरे तो हम बोलते हैं कि वो मुक्त रूप से वस्तु गिर रही है और वो एक समान त्वरण का उदाहरण है। मतलब जब वस्तु गिरती है तो जो उसका त्वरण होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, हमेशा यही होता है। तो ये एक समान त्वरण है, यही होता है, चेंज नहीं होता है जब वो मुक्त रूप से नीचे गिरती है वस्तु। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश होती है। तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति देते हैं तो उसमें एक धारा उत्पन्न होती है जिससे हम लोग प्रेरित धारा बोलते हैं, और इस पूरे घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। तो जब कुंडली की गति की दिशा जो है लंबवत हो जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, तो प्रेरित धारा मैक्सिमम। और यदि कुंडली की गति की दिशा जो है समानांतर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है उसके, तो जो इंड्यूस करंट है वो मिनिमम हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। प्लेटीहेल्मिंथस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? प्लेटीहेल्मिंथस फाइलम जो है जिसके जीव को हम लोग चपटा कृमि बोलते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिंथस का जीव है। तो प्लेटीहेल्मिंथस के जीवों में उत्सर्जी अंग कौन है? सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है, क्योंकि किडनी की तरह काम करती है तो किडनी उत्सर्जी अंग है। तो प्लेटीहेल्मिंथस में वो उत्सर्जी अंग कौन है जो एक विशेष कोशिका होती है? तो ये है फ्लेम कोशिका, फ्लेम सेल। सी हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा फ्लेम सेल। ये जो फ्लेम सेल है ये उत्सर्जी अंग है प्लेटीहेल्मिंथस के जीवों में, ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथस के जीवों में। और ये जो मेलपिगी नलिका है ये उत्सर्जी अंग है आर्थ्रोपोडा में, जैसे कि कॉकरोच, तिलचट्टा। स्तंभों का मिलान कीजिए। इधर की तरफ है भौतिक राशियां और इधर की तरफ है एसआई मात्रक, एसआई यूनिट्स। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर है। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है। धारिता यानी कि कैपेसिटेंस, इसका एसआई मात्रक ये फैराड है, फैराड 3 के साथ बी। और प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का एसआई मात्रक हेनरी होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। याद रखिएगा कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक फैराड है और प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस का एसआई मात्रक हेनरी है। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही के सतह पर आबंधित होकर यानी कि बाइंड होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? विरोध उत्पन्न करती है, जो इसका नेचुरल फंक्शन है उसमें ये बाधा डालती है, विरोध उत्पन्न करती है, तो इसे हम लोग विरोधी बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं
एंटागोनिस्ट, याद रखिएगा इंग्लिश वर्ड एंटागोनिस्ट। और एक और टर्म होता है एगोनिस्ट। तो ड्रग जो है यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या करेगा, ये कोशिका है, कोशिका के पास ये रिसेप्टर है इस ड्रग के लिए, इस दवा के लिए कोशिका के पास जो है बोल सकते हो कि एक साइट है, एक स्थान है जिसे हम लोग रिसेप्टर बोल रहे हैं, जो इस ड्रग को रिसीव करेगा। तो अगर जो दवा है वो एगोनिस्ट है तो ये कुछ ना कुछ एक्शन करवाएगा इस कोशिका से, और अगर ये एंटागोनिस्ट है तो ये किसी न किसी काम को रोकेगा। देखो ऐसे बाइंड करके नो एक्टिवेशन, यहाँ पर फुल एक्टिवेशन दिया गया है। तो ये जब एगोनिस्ट ड्रग जो है जब यहाँ पर बाइंड करेगा तो कोशिका कुछ न कुछ एक्शन लेगी, और जब ये एंटागोनिस्ट आकर के बाइंड करेगा यहाँ पर तो ये एक्शन को रोकने का काम करेगी। ये एंटागोनिस्ट जो ड्रग है वो रोकने का काम करेगी, तो विरोधी हो जाएगा यहाँ पर। अवसादक का मतलब होता है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट भी ड्रग है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करता है, यानी जो हमारी ब्रेन की गतिविधि है उसको वो कम कर देगा, जो अवसादक दवाइयाँ होती है वो। और इसके ठीक विपरीत काम करती है प्रति अवसादक एंटी डिप्रेसेंट। स्तंभों का मिलान करना है फिर से। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज पदार्थ है। इधर कैल्शियम, फास्फोरस है, कोलेस्ट्रॉल है, शर्करा है, मायोसिन है। तो प्रोटीन देखो यहाँ पर ए के साथ हमारा चार्ज आएगा, ए के साथ चार्ज आएगा, याद रखिएगा। एक्टिन प्रोटीन होता है, मायोसिन प्रोटीन होता है, जो मायोसिन यहाँ दिया हुआ है। ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोटीन है मसल में, ये दोनों मसल प्रोटीन्स हैं, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। जो हमारी पेशियाँ संकुचित होती है ना, इनमें इन्हीं दोनों प्रोटीन का रोल होता है। तो ए के साथ 4, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा, शुगर, तो बी के साथ हमारा 3 जाएगा। वसा जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये वसा होता है, लिपिड से बनता है, तो सी के साथ हमारा चला जाएगा यहाँ पर 2, सी के साथ 2। खनिज पदार्थ जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, तो डी के साथ हमारा जाएगा यहाँ पर 1। तो ए के साथ 4, यहाँ पर देखो 3 गया हुआ है, 1 गया हुआ है, 1 गया हुआ है, बस बी हमारा आंसर। सही कथन की पहचान कीजिए। न्यूटन शक्ति का मात्रक है, गलत हो जाएगा। जूल बल का मात्रक है, गलत हो जाएगा। जूल शक्ति का मात्रक है, गलत हो जाएगा। न्यूटन बल का मात्रक है, ये सही है। ये सारे सवाल आपके एसएससी सीजीएल 2023 टियर 2 के पूछे हुए हैं। 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की? एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है, जिसे हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। अब ये जो अम्ल है ये प्राकृतिक रूप से तो पाए ही जाते हैं, 2 कार्बन वाला ये अम्ल है तो प्राकृतिक रूप से तो ये पाए ही जाते हैं, ये तो सबको पता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, संश्लेषित करके दिखलाया। एक विधि इन्होंने खोज कर दी इस एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए। ये थे कोल्बे, नाम याद रखिएगा कोल्बे, ठीक है। कोल्बे इन्होंने जो है एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया पहली बार। इससे पहले केवल प्राकृतिक तरीकों से ही इसे प्राप्त किया जाता था। और केमिस्ट्री के अंदर जो हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना, सिंथेसिस, ये जो टर्म है ना, ये कोल्बे साहब ने ही दिया था। संश्लेषित जो शब्द है केमिस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं, ये इन्होंने ही दिया था, कोल्बे। इन्होंने जो एसिटिक अम्ल बनाया था, ये भी आप याद रखो, ये बनाया था कार्बन डाइसल्फाइड से, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड से इन्होंने एसिटिक अम्ल को बनाया था। उसके बाद वूलर के बारे में आप क्या याद रखते हो, इन्होंने संश्लेषित किया था यूरिया को। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था वो यूरिया ही था, और करने वाले थे वूलर। निम्न में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? देखिए अकोशिकीय लिखा हुआ है, यानी कि ए सेलुलर, ये मत समझिएगा यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर देखते ही आप अमीबा को टिक मार देंगे, यूनिसेलुलर नहीं है, अकोशिकीय है, यानी कि ए सेलुलर, यानी कि सेल है ही नहीं, ये सेल जैसी ये है ही नहीं। तो ये कौन है? वायरस, डी। निम्न में से कौन सा एक अम्लीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं ये ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर ना तो अम्लीय गुण दर्शाते हैं न ही क्षारीय गुण दर्शाते हैं। जो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया कर क्षार बनाते हैं, जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं जल के साथ अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं। लेकिन जो उदासीन ऑक्साइड होते हैं जल के साथ अभिक्रिया करने पर ना तो ये अम्ल बनाते हैं और ना ही ये क्षार बनाते हैं। तो कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है बोल रखा है, तो ये नहीं होगा,
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा हो जाएगा। जल के साथ अभिक्रिया करने पर ये कार्बोनिक एसिड बना लेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेट नंबर 36 यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।